ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, जिसके अंदर ये जो क्वेश्चन था वो इस चैप्टर का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। दिस इज कंसिडर एज ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम उसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात हमने स्टार्ट की थी कि वेव के दो इक्वेशंस बनेंगे। एक बनता है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। आपको ये फॉर्मेट 11th में वेव चैप्टर से भी मिल सकता है अगर वो थोड़ा सा याद हो तो। y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यस, एनीवन रिमेंबर व्हाई वी आर यूजिंग a साइन फंक्शन हियर? कोई बताएगा हम यहाँ पे ग्राफ साइन? पीरियोडिक होता है। हाँ, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो पीरियोडिक का है। पीरियोडिक का मतलब समथिंग लाइक दैट कि जैसे वेव आपने देखा, जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से वापस जीरो हुआ, फिर से वो वापस मैक्सिमम होगा पर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और जीरो होने के बाद फिर से वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ सिंपलेस्ट आइडिया, जहाँ पे ये वैल्यू अप डाउन है वो होता रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है पीरियोडिक। और साइन और कॉस दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों है? चलो कोई बताएगा साइन और कॉस क्यों पीरियोडिक फंक्शन है? यस, एनी आइडिया, एनी गेसेस? सर क्वेश्चन रिपीट करें। साइन और कॉस को क्यों हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं? क्योंकि वो सर एक हर वैल्यू 2 के पाई बाद के उसका बाद ग्राफ सेम रिपीट वैल्यू होता लेते है। हैं। हाँ, उसको अगर आप बहुत बेसिक लेवल से भी अगर आप देखना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे होता क्या है, साइन 00, साइन 91, तो एक साइकिल होने के बाद वो वैल्यू जो है ना, 0 1 -1 0, मतलब 0 1 और -1 उसी के अंदर या उसी के आजू बाजू पूरा वैल्यू जो है वो घूमता रहता है, इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन जो है वो हम कहते हैं। ओके, बहुत बेसिक सी बात है और आई थिंक वो सबको पता ही होती है। ओके, नहीं हो तो ये होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमने कहा था कि उन दोनों को सुपर इम्पोज करना है बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर इम्पोज करना? मीन्स व्हाट? समेशन। सुपर इम्पोज करना मतलब समेशन करना, ए मतलब y1 और y2 का एडिशन करना। चलो, यहाँ पे कौन बताएगा? ऋषि आप बता, या बायोलॉजी के स्टूडेंट है, y1 प्लस y2 यहाँ पे दोनों को ऐड किया, इसके बाद का ये स्टेप कैसे आया? अगर आपने तुरंत होमवर्क किया होगा तो शायद। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। वेरी गुड, साइन ए प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, उसका यूज करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये स्टेप, हर एक स्टेप में छोटा 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 मैथ्स का यूज है वो हो रहा है। पहला स्टेप एज इट इज था, दूसरे स्टेप में ये यूज किया गया, तीसरे स्टेप में पहले और दूसरे में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ एजम्पशंस ले लिए, वो जो एजम्पशंस ले लिए उसी से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो वो एजम्पशंस क्या लिए है, क्यों लिए है, उसका आपको 100% क्लैरिटी होना चाहिए। अगर वो क्लैरिटी है तो आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है, ताकि एक पता चलता है कि हम ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। चलो, आफ्टर दैट दोनों को ऐड करने से यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिल गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जैसा। अब ये फॉर्मेट आने के बाद फिर से हमने कहानी यही दो पॉइंट से स्टार्ट किया, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से हमें कैपिटल ए का रिलेशन मिलेगा। हमने ऐसा क्यों किया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नहीं, ऐसा हमने किया क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोसेस? एक ही वैल्यू के लिए। एग्जैक्टली, ए की वैल्यू निकालने के लिए। ए की वैल्यू हमें यहाँ पे दूसरे कौन सी वैल्यू का रेफरेंस दे सकता है, तो कि दैट इज द इंटेंसिटी। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्शन में हमें लेकर जाना चाहता है। व्हेन वी वांट will get the value of amplitudes, we know the relation of amplitude is directly, sorry, intensity is directly proportional to square of amplitude। अब ये जो हमें रिलेशन मिलता है वहीं से हमारी पूरी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। एंड ऑफ कोर्स इट्स ए रियल स्टोरी, हाँ, ये कहानी ही है।
तो वहां से हमने सबके साथ के लगा दिया, ये लास्ट वाला टर्म था उसके साथ रूट के लगा दिया, तो किसी को बुरा ना लगे और हमें ये एक मजेदार सा रिलेशन है वो मिल जाए, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, where this last term is known as a interference term। वैसे हमने कहा था इंटरफियर करना मतलब बेसिकली क्या होता है? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट मतलब बेसिकली होता क्या है? एक वेवलेंथ में दूसरी वेवलेंथ मिक्स होती है। उसको थोड़े ऐसे वे में आप कह सकते हैं, एक वेव के साथ दूसरे वेव का एडिशन होता है जिसके अंदर उस वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो सकता है, उस वेव का एम्पलीट्यूड हो सकता है, उस वेव का फेज भी हो सकता है, मतलब दो वेव का। तो ऐसे हमने आई थिंक लास्ट टाइम एक प्रिंटिंग मिस्टेक था तो उसको हमने ऐसे मजाक में कहा था कि दो लाइट के वेव के बीच का जो फाइट होता है ना उसको हम इंटरफियरेंस कहते हैं। ओके मतलब क्या, तो कि कोई एक पॉइंट पे दो अलग अलग वेव्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं इंटरफियरेंस होना। पर यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट का हम बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखना चाहते हैं, वो ये कि वेव दो है, हमें लग रहा है कि वो दो सोर्सेस दो स्लिट से निकल रहे हैं, पर एक्चुअल में वो दोनों स्लिट को लाइट कोई एक ही लाइट ने दिया हुआ है, मतलब वो हमें दिखता दो स्लिट है। आई होप वो आपको पॉइंट याद होगा कि वो एग्जैक्टली ऐसे दो स्लिट से लाइट निकलता है पर वो दो अलग अलग लाइट नहीं है। और अगर जिसका सेम फेज, हमने उसको एक नाम दिया था, कैसे सोर्स होता है उसको जिसका फेज सेम हो? कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस। और जिसका फेज सेम ना हो उसको कैसे लाइट कहेंगे? इनकोहेरेंट। हाँ ओके। तो जहाँ पे सेम फेज हो उसको कहते हैं कोहेरेंट और जिसका फेज सेम ना हो उसको कहा जाता है इनकोहेरेंट। तो इन सब के बारे में आपको पता होता है तो ही आपको आगे पढ़ने में और इस थियरी को याद रखने में ज्यादा मजा जो है वो आ सकता है। ओके, और सच में मजा तो लेना ही लेना है। चलो, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस हमने बताया कि cos फाई 1 हो तो फाई 0 2 पाई 4 पाई पे होना। तो यहाँ पे P that is stand for a path difference. I hope you remember that two important word. One is called phase, another is called path. Okay, यहाँ पे phase difference और एक path difference है। Whenever we are going to use a phase word, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू आएगी, पाई मतलब 2 पाई 4 पाई ऐसा भी आ सकता है, पाई बाई 2 वगैरह। इन शॉर्ट जहाँ कहीं पे भी पाई हो वहाँ पे वर्ड फेज। लैम्बडा हो दैट इज ए पाथ डिफरेंस। तो याद होगा आपको। यहां से एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, व्हाट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। दो कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो उसके बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? लैम्बडा। लैम्बडा। और उसी के हिसाब से डिस्ट्रक्टिव के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू लैम्बडा। लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाई 2 या लैम्बडा? लैम्बडा। ओके, 3 लैम्बडा बाई 2 में से लैम्बडा बाई 2 सब्ट्रैक्ट करो, 3 बाई 2 दैट इज 1.5 एंड बाई 2 दैट इज 0.5, 1.5 माइनस 0.5 करेंगे तो वो 1 बचता है। तो चाहे डिस्ट्रक्टिव के बीच का डिस्टेंस हो चाहे कंस्ट्रक्टिव के बीच का डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। ताकि ये भी एक पॉइंट आपको पढ़ना है। आगे ऐसा कहा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो वो हो जाएगा लैम्बडा बाई 2। ओके, तो उन सभी बातों को याद रखिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। अब ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पर इसको थोड़े से एक लेवल पे मैं समझाता हूँ और इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, देखते हैं कौन उसमें हल्का सा आइडिया लगा सकता है। देखो, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन यहाँ पे बता दी है, एन लैम्बडा है। सपोज इफ आई वांट टू राइट इट हियर जनरलाइज टर्म, तो क्या हो सकता है ये जनरलाइज टर्म? 2n पाई। 2n पाई। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे ऐड करवाना चाहूंगा कि वेन एवर वी आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ टर्म्स और दिस काइंड ऑफ टर्म, टी पुट हैबिट कि हम एन की वैल्यू भी हर वक्त मेंशन करें। तो चलो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या आती जाएगी इसके अकॉर्डिंग। होल नंबर्स। We have to start with the 0, 1 2 3 and 4 means so on.
क्यों? तो क्या देखो पहला वैल्यू है ना 0, तो 0 बोलना जरूरी था। यहाँ पे n क्या आएगा? अगेन सेम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस में ये पॉइंट ऐड कर दीजिए। 2n पाई भी हम कह सकते हैं, n इक्वल टू 0 1 2 3 भी हो सकता है। नंदिनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके ओके, नहीं बिना चश्मे के आप देख रहे तो कुछ दिख रहा है कि? अरे सर नजदीक का तो दिखता है ना। हाँ, ये कितने है? सर स्टेबल रख दो। तुझे दिख नहीं रहा, स्टेबल ही है ये, दिख रहा है ना सब कुछ नंदिनी? हाँ सर। तो ठीक है, चलो तो ये नोट डाउन कर लेना, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सेम टू सेम थिंग इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, देन टेल मी यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा सर। हाँ, n इक्वल टू 0 नहीं होगा, पर पहले n 2n का minus 1 pi. यस 2n minus 1 pi and n 1 2 से स्टार्ट होगा. n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है काफी सारे क्वेश्चंस में। तो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशंस 2n माइनस 1 पाई होता है, अच्छी तरह से दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। दिस इज फॉर इंटरफियरेंस। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द 0? 0 पे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा. एग्जैक्टली तो एक साथ आपके दिमाग में दो चीजें की क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों हम वहां पे 0 नहीं लेते हैं और क्यों हम ऊपर वाले में 0 ले रहे थे। ताकि व्हेन वी आर सेइंग इट्स n इक्वल टू 0, इट इज अ सेंट्रल, और सेंट्रल पे तो ब्राइट है, ऊपर वाला ब्राइट का कंडीशन था, तो वहां पे 0 आना जरूरी है। ये डिस्ट्रक्टिव यानी इंटेंसिटी लेस है, तो वहां पे 0 तो आएगा ही नहीं। तो एक साथ दोनों चीजों का क्लैरिटी मिल जाएगा, व्हाई वी आर यूजिंग स्टार्ट विद द 1 एंड व्हाई वी आर यूजिंग 0 इन द अबव क्वेश्चन। यहाँ पे भी n 1 से ही स्टार्ट होगा। एज वेल आपको ये भी पता चल जाएगा, बताया था कि 2n प्लस 1 यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पर ये स्टूडेंट्स के दिमाग में हो वो बहुत ज़रूरी है। चलो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस वाला डिस्कशन हम कर चुके थे, कोहेरेंट इनकोहेरेंट हमने बताया था। दिस इज द सेकंड इक्वेशन जो 9th है, वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो हियर कि ये जो फिगर है उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स अच्छी तरह से मेंशन करने चाहिए। ध्यान से देखिएगा ये फिगर को, ये फिगर बहुत 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 ही काम का है। आई ऑल्सो इंसिस्ट कि आप यहाँ पे मैं दिखा दूँ, उसके बाद आप अभी भी ये पैरेलल ये फिगर को साथ में ड्रॉ करिएगा, पर जब मैं कहूँ तब ड्रॉ करिएगा। पहले इस फिगर को ध्यान से देख लो। ये फिगर के लिए क्वेश्चन क्या है? डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ in a Young's double slit experiment. How can the wavelength of a monochromatic light be found by this experiment? तो सबसे पहले यहाँ पे ये हम बताना है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या? तो क्या फ्रिंज विड्थ का मतलब, पहले ध्यान से सुन लीजिए कि सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है। अगर ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो ये मिस आउट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो कर्व है ना उसको कहते हैं ओ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्राइट है, ये वाला है ना डी फॉर डार्क, बी फॉर ब्राइट, क्या समझेंगे? डी फॉर दिल्ली, दिल्ली फॉर Dark. डार्क, ओके, बी फॉर भावनगर एंड बी फॉर ब्राइट। Bright. तो यहाँ पे ये जो पीक वैल्यू मिल रहे हैं उसको B1 कहा। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट के तुरंत बाद सबसे पहले कौन मिलेगा? डार्क और डार्क के तुरंत बाद कौन मिलेगा? ब्राइट। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। हर सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। ओके, अगर सुख है तो दुख आने वाला है और दुख है तो सुख आने वाला है। तो न तो ये रहने वाला है न तो ये रहने वाला है। ओके, पर जो भी भगवान है वो हमें हर एक चीज इक्वल ही देता है।
ओके, इट इज ऑलवेज लाइक दैट थिंग। तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि जैसा इस सेंटर से एक साइड में देख रहा हूँ वैसा ही सेंटर से मुझे दूसरी साइड पे दिखेगा। तो सेंटर पे अगर होता है ब्राइट, तो ब्राइट के तुरंत बाद मिलता है डार्क। तो ये जो दो डार्क है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। सो इफ आई कंसिडर दो डार्क के बीच क्या होता है, चलो बताइए फटाफट। लैम्बडा का डिस्टेंस। ब्राइट होता है। दो ब्राइट के बीच में क्या होगा? डार्क। डार्क। अगर मैं ऐसा कहता हूँ ब्राइट फ्रिंज का विड्थ चाहिए, तो किस किस का डिस्टेंस निकाल लेने का? दो डार्क का। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से पहले सुनने का, एनालाइज करने का और बाद में जवाब देने का। अगर मुझे थर्ड ब्राइट फ्रिंज का विड्थ चाहिए, तो आपको कौन कौन सा डिस्टेंस का डिफरेंस लेना पड़ेगा? थर्ड ब्राइट से पहले कौन होता होगा? सेकंड सेकंड डार्क। डार्क। गलत। थर्ड डार्क। देखो, पहले डार्क आया, फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। सेकंड ब्राइट के बाद यहाँ पे कौन होगा? थर्ड थर्ड डार्क। डार्क। थर्ड डार्क। उसके बाद कौन होगा? थर्ड ब्राइट। थर्ड ब्राइट। उसके बाद कौन होगा? फोर्थ फोर्थ डार्क। डार्क। फोर्थ डार्क। अगर आपको B3 का विड्थ चाहिए तो किस किस का डिफरेंस लेने का? तो कि फोर्थ डार्क डिस्टेंस माइनस थर्ड डार्क। थर्ड डार्क। आई कुछ कुछ बात समझ में? ओके, जिसको ये बात समझ में आ जाएगी उसको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत इजी हो जाएंगे। वैसे ये बहुत ही सिंपल सी बात है, नहीं समझना चाहोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। अब अगर मान लो कोई ऐसा कहता है कि मुझे फोर्थ डार्क का डिस्टेंस चाहिए, उसका विड्थ चाहिए, तो किस किस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा? ब्राइट थर्ड फोर्थ। और ब्राइट थर्ड और थर्ड फोर्थ का। ब्राइट। देखो, थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर द फोर्थ ब्राइट माइनस डिस्टेंस फॉर द थर्ड ब्राइट। एंड डेफिनेटली जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काउंट होता है उसके सेंटर से। तो पहले मैंने करना क्या है वो मैंने आपको समझाया। अब ये सभी बातें जो है ना वो मजेदार मजेदार तरीके से चलेगी, आप उसको ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या समझना है इस क्वेश्चन के अंदर? वैसे यहाँ पे ये एक ही सोर्स था। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब था, एक बल्ब ने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट किया था और वहां से एक सिंगल स्लिट थी जहां से लाइट का बेंडिंग होते 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 लाइट आगे बढ़ा। अब ये लाइट यहाँ पे भी आया और वो लाइट यहाँ पे भी आया। अब एग्जैक्टली होता क्या है, तो कि यहाँ पे ये रे के फॉर्म में जाता नहीं है, पर हम इन चीजों को समझना चाहते हैं, उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे रे के फॉर्म में उसको लेते हैं। फिगर को बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिएगा, ताकि इसमें बहुत छोटी 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 बातें हैं जो आने वाले क्वेश्चंस में काम में आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल थीटा बनेगा और वही एंगल थीटा यहाँ पे भी बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, क्या आपको एक पाइथागोरस दिख रहा है? ट्राइंगल S1 यस एक सर। ये दिख रहा है? ओके, क्या आपको दूसरा पाइथागोरस दिख रहा है? यस सर। S2BP दिख रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पे आपको पाइथागोरस का रूल पता होना चाहिए। पता है ना, पाइथागोरस तो आता है ना सब लोगों को? हेलो, पाइथागोरस आता है कि नहीं आता है? यस सर। सर। बस सर आता है। हाँ, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में हो तो आपको पता होगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², या तो AC इक्वल्स टू √AB² प्लस BC², ऐसा भी आप कहते थे कुछ। अब ये बात आपको पता हो, वो यहाँ पे बहुत 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 ही जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये थीटा बनेगा, यानी क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जैसे लाइट
ये स्लिट वाले पार्ट से और ये स्लिट वाले पार्ट से निकलता है, तो हमने एक एजम्पशन लिया कि मान लो कि इस छोटी सी स्लिट में से कोई रे ऊपर की साइड गया और यहाँ से भी कोई रे ऊपर की साइड गया। वैसे उस स्लिट से लाइट कोई भी डायरेक्शन में जा सकता था। आई रिपीट, मान लीजिए कि ये वाली स्लिट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी लाइट होगा ना, तो वो लाइट हर एक डायरेक्शन में जा सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता जा सकता है सर। जा सकता है। पर अगर हम सब कुछ एक साथ समझने जाएंगे तो क्या सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा एक साथ? नो। तो इतने सारे रेस को एक साथ लेने की बजाय वी जस्ट डू सिंपल थिंग कि हमने एक काम कर दिया कि मान लो ऐसे बहुत सारे रेस थे ना, उसमें से मैंने एक रे पसंद किया। ओके, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई थीटा एंगल पे जाएगा तो कि हाँ जाएगा। सेम थिंग मैंने दूसरे के साथ किया तो कि हाँ वो भी जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्लीट में से एक एक वेव या तो एक रे लिया और वो यहाँ पे पी पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पे एज्यूम किया। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि मान लो कि यहाँ से जो रेस जा रहे थे, ये जो बहुत सारे रेस थे ना, उसमें से ऐसी कुछ फिनोमिना हुई कि ये वाला जो वेव था, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे ब्राइट कैसे आएगा। नहीं, वो आ जाता है। क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है? क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये ऐसा थॉट कब आएगा पता है कि यार ये तो ब्लॉक है, ये यहाँ पे कैसे ब्राइट आएगा। ये थॉट तब आएगा जब हम ऐसा सोचेंगे कि इस गैप में से सिर्फ कितने रे निकले? एक। क्या इस गैप में से हर एक डायरेक्शन के रेज निकलते हैं? हाँ हाँ। तो उसमें से काफी सारे रेज यहाँ पे मिलेंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ से भी निकलने वाले काफी सारे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर S1 से लेकर O का डिस्टेंस और S2 से लेकर B तक का डिस्टेंस कैसा है? आई रिपीट, S1 से लेकर O तक का डिस्टेंस और S2 से लेकर O तक का डिस्टेंस कैसा समझना है हमें? यहाँ पे सेम डिस्टेंस समझना है। और वहां पे सेम डिस्टेंस होने की वजह से हमें सेंटर पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलता है और उसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट के तुरंत बाद कौन मिलता है? तो क्या सेंट्रल ब्राइट के तुरंत बाद हमें मिलता है फर्स्ट डार्क। अब जैसे ये रे ऊपर गए वैसे ये रे नीचे भी तो आते होंगे कि नहीं आते होंगे? तो वो सभी चीजें अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो एकदम खिचड़ा खिचड़ा हो जाएगा, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मिक्स्ड मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हो जाएगा तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कोई रेज एक ही डायरेक्शन में जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यस सर। ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट कि भाई मान लो आप में से काफी कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे वो यहाँ पे आया, उसके पास कोई रेफरेंस नहीं था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ओके, फिर दे वांट टू चेक कि भाई यार कैसा होगा, हम सेट होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या आप हर मंथ में 4-5 लेक्चर चेक करेंगे सेट कैसा होगा कि कैसा नहीं होगा? तो क्या नहीं यार, एक मंथ में 4-5 लेक्चर तो हम चेक नहीं कर सकते। ओके, आपने 1-2 लेक्चर पढ़ा, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि हाँ यार चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम हर एक चीज में उन चीजों को कनेक्ट नहीं करते हैं। ओके, हर लेक्चर में उसको चेक नहीं करते कि यार समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ओके, उसके बाद एक काम चलने लगता है। उसी तरह से यहाँ से गैप में से बहुत सारे रेज निकलते हैं। तो बहुत सारे रेज है, उसमें से कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। और हम चीजों को समझना चाहते हैं, इसलिए हमने एक सिंबॉलिकली एक वेव ले लिया जो कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो अभी आपको जो सिर्फ बोला जाए ना, उसको सिर्फ आप सुनते जाइए तो ज्यादा पता चलता जाएगा। अब ध्यान से, स्लिट के बीच के डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी से डिनोट करूंगा। अब ये सेंटर से हाफ और ये सेंटर से हाफ, इसलिए मैंने d/2 कहा। क्लियर इतना? स्लिट से लेकर स्क्रीन तक के डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी कहूंगा।
अब ये सिंबल्स जो है ना वो हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे, और जब न्यूमेरिकल्स की बात आएगी, कोई फॉर्मूला की बात आएगी, तो वहाँ पे स्मॉल डी भी आएगा, कैपिटल डी भी आएगा। पर आपको पता है कि अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे आप? दिनेश। दिनेश। ओके, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा होता तो भी आप क्या पढ़ते? छोटा वाला दिनेश ऐसा पढ़ते? दिनेश ही पढ़ते सर। ओके, इसमें ऐसा तो नहीं ना बड़ा वाला दिनेश ये छोटा वाला दिनेश। ओके, कभी मुझे तो नहीं पता चला कि हम ऐसा बोलते हैं। बड़ा वाला डी, उसके बाद सभी छोटे वाले दिनेश, यहाँ सभी छोटे वाले दिनेश ही है। ओके, तो और अभी तक मुझे तो नहीं पता है कि हमें ऐसा सिखाया गया था दिस इज कैपिटल लेटर्स, दिस इज अ स्मॉल लेटर्स, पर अभी तक हमें नहीं पता है कि इससे ये कितना छोटा है। कितना छोटा है ये? 1 साल, आधा साल, 6 महीना, 8 महीना। इसको हम क्या, बड़ा कैपिटल डी, बड़ा वाला डी, इसको छोटा वाला डी, मतलब इससे कितना छोटा है ये? 1 आध 2 महीना कि 1 साल छोटा है? कितना छोटा है ये? तो कहते यार ऐसा तो नहीं होता है। तो बोलने के लिए तो सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम उसको एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो कैपिटल डी का मतलब हम जनरली डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन लेंगे। स्मॉल टी का डिस्टेंस, स्मॉल डी का मतलब हम स्लीट डिस्टेंस लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप न्यूमेरिकल लो पढ़ो और उसके अंदर अगर कोई डेटा सेंटीमीटर में हो, तो मान लेने का कि डेफिनेटली वो क्या होगा, कैपिटल डी। और कैपिटल डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन। अगर ज्यादातर किस्सों में डेटा मिलीमीटर में हो तो उसको मान लेने का कि वो क्या होगा, स्मॉल डी। और स्मॉल डी कौन है? स्लीट डिस्टेंस। स्लीट यानी क्या? क्योंकि अगर मान लो आप अपना हाथ ऐसे रखो अपना स्क्रीन के सामने और देखो, तो क्या आपको आपके हाथ के बीच, मतलब फिंगर्स के बीच में कहीं पे छोटा सा गैप दिखता है? अगर आप ऐसा हल्का सा हाथ रखो, ओके, तो हो सकता है आप ऐसे सामने भी रख से देख सकते हो कि जनरली आपने ऐसा हाथ, मतलब फिंगर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ही रखा है, बट मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी 2 फिंगर्स के बीच में छोटा सा गैप देखने को मिले। दैट इज कॉल्ड एज लाइक ए स्लीट। छोटा सा गैप, उसको स्लीट कहा जा सकता है। And now last and most important point, this is considered as a x. X is what? X is a distance from the central bright fringe. I repeat, x is considered as a distance from central bright fringe. अगर मान लो मैंने ऐसा कहा x3 माइनस x4, अब x3 माइनस x4 तो के यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये छोटा वाला डिस्टेंस है, ये बड़ा वाला डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली मुझे क्या लेना पड़ेगा, x4 माइनस x3। इट इज समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे ये x, अभी मैंने कहा था ना, 2 ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, 2 डार्क के बीच का डिस्टेंस, ऐसा जब भी हमें लेना हो, अगर मान लो ऐसा कहा जाए कि 4th ब्राइट, 3rd ब्राइट, तो 4th ब्राइट माइनस 3rd ब्राइट किसका डिस्टेंस देगा पता है? ध्यान से सोच विचार करके जवाब दीजिएगा। 3rd डार्क का। हाँ, तो हमें वो सिंपल सा आइडिया होना चाहिए। अगर गलती भी होती हो तो सोच कर जवाब दे देने का। जैसे कि अगर सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क का डिफरेंस में लूँ तो मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलता है। सिंपल सी बात सोचनी ये है कि सेंटर पे तो ब्राइट ही है, ब्राइट के बाद डेफिनेटली कौन आएगा, डार्क। डार्क के बाद ब्राइट। राइट। ब्राइट के बाद डार्क। डार्क। अब कौन कहाँ कैसे आएगा, तो उसके लिए फिर से कहाँ से शुरू करने का कि सेंटर पे कौन, तो क्या सेंटर पे ब्राइट। ब्राइट। इज दैट क्लियर? यस। तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि पहले डार्क आता है कि पहले ब्राइट आता है। इतना समझ लिया? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फिगर है उस फिगर को बनाइए और यहाँ पे थीटा थीटा जो है वो लिख दीजिए। थोड़ा स्पीड में बनाइएगा, ओके। जस्ट रेफरेंस के लिए फिगर ड्रॉ करनी है तो ही आगे के क्वेश्चंस में आप उसको समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये अगर आपने फिगर ड्रॉ किया होगा तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना होता है कि दोनों थीटा सेम कैसे होता है।
वैसे उसके लिए एक अलग क्वेश्चन आता है, ध्यान से पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे वो जो स्लीट वाला है उसको हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे एक गैप है और वही गैप यहाँ पे है। अब हमें समझना ये है कि मान लीजिए यहाँ से एक रे निकला और यहाँ से एक रे निकला और ये दोनों रे कहीं पे मिले। ये यहाँ कहीं, अरे मिलना भाई, कहाँ जा रहा है? ओके, तो इसको यहाँ पे मिलना ही मिलना है, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। अब तो मिल जा, हाँ मिल गया। ओके, तो चलो अब ये ऐसे मिल गया, ऐसा हमें लग रहा है। अब हम यहाँ से ये सेंटर वाला पॉइंट है ड्रॉ करते हैं और हम मान लेते कि ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, अब क्या सोचना है, कैसे सोचना है, तो कि भाई मैंने यहाँ पे बताया था ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन समझिए। ओके, अब उसमें एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ऐसा सोचे कि मैं यहाँ से भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूँ, या तो मैं लाइन को ऐसे देखूँ लाइक दिस, जो यहाँ कहीं पे मिल रहा हो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप किया जाए। क्या किया मैंने, क्योंकि सेंटर से एक लाइन लिया और इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया। इतना समझ में आया? ओके, अब ये परपेंडिकुलर है तो कोई बताएगा ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा पक्का? अब ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इतना पोर्शन फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वो आपको सही तरीके से दिखे। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लाइन ऐसे जा रही थी। ओके, यहाँ पे भी एक लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है और ये ऐसे जा रहा था, राइट? ठीक है, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था। अब देखिए बात कैसी है, तो बात ऐसी बहुत ही सिंपल सी है। जो थीटा यहाँ पे बनेगा, आई रिपीट, जो थीटा यहाँ पे बनेगा वही सेम टू सेम थीटा यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे एक थीटा बनेगा, तो कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन में एक रे निकला, वो थीटा एंगल यहाँ पे था। अब सोचना क्या है, ध्यान से और बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा तो ही ये पॉइंट समझ में आएगा। अब क्या आपको यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल दिख रहा होगा? यहाँ पे ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? तो क्या हाँ? अच्छा, अब मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो मैं कहीं बाहर देख रहा हूँ, क्या वही सेम टू सेम एंगल यहाँ पे भी होगा ना? वही लाइन से जा रहा है ना? देखो ये लाइन, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो मैं बाहर ड्रॉ करूँ उसकी बजाय मैं अंदर ड्रॉ कर सकता था, तो क्या कर सकता था? अच्छा, तो ये थीटा ही है। अब ये और ये एक दूसरे से कैसा है? परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये रेड वाला कितना होगा, जिसमें ये ब्लू वाला थीटा है, तो ये रेड वाला कितना होगा? क्या कह सकते हैं? 90 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। ये उसके अंदर 90 ही था, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो वो 90 था, अब इसके अंदर हमने ये ले लिया 90 माइनस थीटा था, तो ये अब रिमेनिंग डेफिनेटली कितना होगा? अंदर वाला जो एंगल है ना वो कैसा होगा? थीटा ही होगा। मतलब मैंने यहाँ पे ये समझाने का ट्राई किया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे बनेंगे? सेम बनेंगे, पहला पॉइंट।
दूसरा जो आपका भाई पॉइंट था, वैसे देखा जाए तो ये डिस्टेंस है ना, वो हम देख सके इसलिए ऐसा बड़ा दिखाया है, पर प्रैक्टिकली ये लाइन, ये मिडल वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से कैसी होगी, बहुत 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 नजदीक होगी। as these lines are very 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 close to each other, तो यहाँ पे जो थीटा बने, यहाँ पे जो थीटा बने और यहाँ पे जो थीटा बने, वो सभी के सभी थीटा कैसे बनेंगे, सेम टू सेम बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो क्या बनने चाहिए, कैसे और क्यों? चलो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई भी प्रोसेस को होने के लिए अगर हम कहते हैं कि 2 साल लगे, सो इट्स ए बिग टाइम और अ स्मॉल टाइम? बिग टाइम। बिग टाइम। चलो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि एक टारगेट दिया है, मतलब जनरल, नॉर्मल, ओके, कि आपको फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कहा कि आपको 50 पेज लिखने हैं, फॉर एग्जांपल कितने पेज लिखने हैं? 50। 50। और मैं उसके लिए आपको 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इट इज इनफ टाइम और लेस टाइम? इनफ। इनफ। Enough. Enough. ओके, आपको टाइम मैंने दे दिया, आपने 5.5 महीने गवा दिए, सॉरी 5 महीने और 25 दिन गवा दिए, अब कितने दिन बचे? 5 5. अब कितने पेज, तो उतने के उतने रहे, कितने पेज रहे लिखने के? 50 50. 50। तो अब टारगेट हो गया 5 दिन में कितने? 50 50 पेज। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है शायद। अब वो थोड़ा। जो 5, हाँ वो 5 थे, उसमें से भी 2 दिन तो आपका वो प्री प्लान था, कुछ कहीं मैरिज में जाना था, किसी का कुछ बर्थडे आ रहा था, आप ही का बर्थडे आ रहा था, तो 2 दिन तो निकल गए। अब बचे कितने दिन? 3 3 दिन. 3 दिन। पेजेस कितने बाकी है अभी भी? 50 50। नाउ इट इज लुक्स डिफिकल्ट और इजी। डिफिकल्ट। Difficult. Difficult. और मान लो जिस दिन आप लिखने ही वाले थे उस दिन घर पे कोई गेस्ट आ गया और वो दिन भी आप नहीं लिख पाए, नाउ दैट टारगेट सिम्स डिफिकल्ट और इजी? वेरी Difficult. डिफिकल्ट, Very difficult. पर जब वो दिया था तब वो कैसा था? बहुत इजी। अच्छा, तो क्या पेजेस बढ़ते गए, ऐसा हुआ? नहीं। अच्छा, तो 6 महीने का टाइम ऐसा हुआ कि वो जो 5 महीने चले गए वो सभी दिन जो है वो 2-2 घंटे के दिन थे, हम ऐसे उल्लू बना दिया और वो सभी 24 घंटे के दिन ही नहीं थे, ऐसा हुआ? अच्छा, वो सभी दिन कितने टाइम के थे? 24। 24 आवर्स। उसमें हर एक घंटे कितने मिनट का था? 60 60 minutes. हर वो मिनट कितने सेकंड्स की थी? 60 60 seconds. ओके, इट इज समथिंग आल्सो लाइक दैट, कि हम पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो फिर भी काफी लोगों को ऐसा लग रहा है 1 साल खत्म हो गया। यस, डू यू थिंक सो दैट 365 days आर लेस टाइम? नहीं, पर अगर आपको कोई बोले कि 1 साल में क्या किया तुमने, देन यू फील दैट कि हाँ यार ये 1 साल कैसे पता चला, नहीं कुछ चला गया यार, मैं तो मतलब नहीं, बस टाइम चला गया। Exactly that same thing has happened in this phenomena. When you take the gap is very very small, तो हमें यहाँ पे जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसा दिखता है कि ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा और ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा और नजदीक है। That not works in that way. जब हम कोई भी बहुत छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे जो एंगल होता है या तो जो उसका डेविएशन होता है, वो डेविएशन सेम तरीके से ही चलता है। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि फॉर एग्जांपल आज आपका बर्थडे है और नेक्स्ट बर्थडे आपका आएगा, उसमें कितने दिन का गैप होता है? 365। पर अगर मान लो आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और इस साल एग्जाम देंगे, उसमें भी आइडियली, हाँ ये सिचुएशन की बात नहीं, पर आइडियली 365 डेज ही होते हैं, फिर भी हमें एग्जाम के लिए ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो दिया था, ये जल्दी कैसे आ गया। पर बर्थडे के लिए हमें ऐसा लगता है कि लो कितने टाइम हो गया, मेरा बर्थडे आया ही नहीं है, सब क्या आ गए, मैं अकेला ही रह गया। अभी 1 साल है तो बर्थडे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उसी तरह से साल खत्म होगा तो एग्जाम आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या आएगी। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा सिर्फ लगता है
कि ये दोनों अलग अलग चीज है, नहीं, चीज एक ही है। यहाँ पे गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए ये जो एंगल होता है, दिस लाइंस आर कंसिडर एज ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस, और वो पैरेलल होने की वजह से उसका थीटा सेम होता है। अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट कहता हूँ कि दिस आर पैरेलल लाइंस, तो फटाक से अपने को क्वेश्चन होता है कि सर पैरेलल लाइंस हो तो क्या वो कभी मिलती है कि नहीं मिलती है? व्हाट यू से, पैरेलल लाइंस कभी मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं इन्फिनिटी मिलती। पे नहीं मिलती है। मिलती। नहीं Okay. मिलती। क्या कभी आपने कोई रेलवे ट्रैक देखा है? रेलवे ट्रैक देखा है? कभी रेलवे ट्रैक पे खड़े होके देखिएगा, क्या दो ट्रैक के बीच में कोई गैप होता है कि एकदम नजदीकी होते हैं? गैप होता है। गैप होता है। ओके, अब उसी गैप के अगर आप चाहो ना तो आप अपने दो पैर फैला कर भी थोड़ा सा, अब आपका हाइट हो जाए तो बरोबर है, अदरवाइज दोनों ट्रैक पे ऐसे एक एक पैर रखना थोड़ा इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी गैप ज्यादा दिखेगा। अब उसी ट्रैक को अगर आप दूर देखो तो क्या सो आपको लगेगा कि दोनों ट्रैक एक दूसरे से मिल गए? हाँ सर। हाँ ट्राई करिएगा कभी। ओके, वो दोनों ट्रैक पैरेलल ही जाते हो तो भी हमें फिर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो दोनों ट्रैक एक दूसरे से मिल गए। क्यों? क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है ताकि हम जो एंगल बनाते हैं वो एंगल वहां पे वो दोनों ट्रैक एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ऐसा हमें लगता है। सो दैट नीड अ गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, आप में से काफी लोगों को पूछा जाए कि आपके घर पे जो सीलिंग है उसका कलर कैसा है, तो काफी लोग हाँ वाइट है। अरे जिस घर में रहते हो, सालों से रहते हो, पता नहीं ऊपर कलर कैसा है। ओके, किसी किसी को पूछा जाए कि आप जहाँ बैठे हो जस्ट टेल मी बैक साइड का कलर कैसा है। अब जनरली हर एक दीवार का कलर सेम है तो भी अच्छा हाँ ये भी येलो ही है। अरे यार सामने येलो है तो पीछे भी येलो होगा। ओके हाँ, अगर हमने अलग कलर करवाया है पर हमारा ही घर है ना, फिर भी हमें याद नहीं होता है कि हाँ कौन सा कलर है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने के लिए एक अलग दिमाग का यूज करते हैं, सॉरी पढ़ने के लिए तो दिमाग ही नहीं यूज करते हैं, पर अगर कोई यूज करता है तो वही सेम दिमाग हम बाकी सारी जगहों पे पता नहीं क्यों नहीं यूज करते हैं। काफी लोगों का तो ऐसा होता है कि फिजिक्स पढ़ना हो तो एक अलग दिमाग होता है, केमिस्ट्री पढ़ना हो तो अलग दिमाग होता है, और मैथ्स को पढ़ने के लिए तो वैसे कुछ जरूरत ही नहीं, वो तो बस अपने को ऐसे ही आ जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। वैसे जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तीन ऐसी पैरेलल लाइन हो और कोई एक जगह पे मिलती हो, एग्जैक्टली ऐसा ही फिगर हमने आगे भी आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 के टाइम पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के टाइम पे, पर वो पुरानी बात है, कई साल बीत गए उस बात को। ओके, वो 2020 में हमने पढ़ा था और कोई 2020 को याद नहीं रखना चाहता है। ओके, ऐसा आप मत सोचिएगा। ओके, अदरवाइज आप 2020 को भूल जाओगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। तो बेटर थिंग इज दैट कि हमने जो 2020 में पढ़ा है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पे ये थीटा सेम होगा, यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बताया कि ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, ये भी 90 हो तो डेफिनेटली ये थीटा और ये थीटा सेम ही होता है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था ना उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हम फिगर को समझे, बाकी तो राइटिंग जो है वो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो ही। क्यों? क्योंकि वो पूछे कुछ भी पर हम लिखेंगे तो वही जो हमें लिखना होता है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आपने फिगर देखा, फिगर में एस क्या बताता है? एस क्या है? सोर्स S1 S2 क्या है? स्लिट कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस Distance बिटवीन between स्लिट एंड slit स्क्रीन। and screen. स्लिट एंड स्क्रीन स्मॉल डी क्या है? Slit distance. डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट ऑफ यस, तो बस वही चीजें हमें लिखनी है, बस उसके आगे क्या लिख देना होता है हमें। एज शोन इन फिगर। पर जब भी ये लाइन लिखो ना उससे पहले फिगर आ जाना चाहिए। ओके, काफी लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और टेक्स्ट बुक वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, एज शोन इन फिगर पहले लिखते हैं और फिगर बाद में ड्रॉ करते हैं। तो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि एज शोन इन फिगर मतलब पहले हम वो पढ़ ले और उसके बाद नीचे फिगर देखे।
उससे अच्छा है कि एज शोन इन फिगर, जब हम ऐसा मतलब ऐसा मेरा मानना है, ये सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी हम फिगर पे फोकस करेंगे तो बाकी का एक्सप्लेनेशन अपने आप आ सकता है। सो नैरो स्लिट एस illuminated by the monochromatic light that derived from मतलब ऐसे हैवी हैवी वर्ड ना लिखना, तो सीधा सीधा आप ऐसा कह सकते हो, वैसे यहाँ पे लिखा है derived from same parent source as the slit S1 and S2 act as a two coherent sources by the distance molding। अब पेरेंट सोर्स का मतलब भाई ऐसा लेना है कि S1 S2 दो अलग अलग सोर्सेज नहीं है, कोई एक ही सोर्स में से ये दो सोर्स हमने बनाए हुए हैं। Interference fringes are opted on the screen placed at the capital D and X is the distance from the O to point P। तो ये जो है वो कॉमन सेंस से आपको पता चलना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन क्या देना है। अब आता है इसका बेसिक पार्ट। आज के लेक्चर के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा फिगर को समझने का टाइम स्पेंड किया। जितना आप उस फिगर को समझ लेंगे, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि क्या आपको पाइथागोरस दिख रहा है? अगर जिस जिसको पाइथागोरस दिख रहा था उसको ये अब मेरी बातें समझ में आती होगी। ओके, अब आपने अगर फिगर आपके पास आपने ड्रॉ किया हुआ है तो समझते जाइए। S2P and S1P both are considered as a hypotenuse, हाँ या ना? यस सर। तो क्या हाइपोटेनस यानी बाकी की दो साइड्स का स्क्वायर, मतलब मैं अगर यहाँ पे S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ऐसा कह दूं, तो S2P स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड्स की स्क्वायर का एडिशन कह सकता हूँ? यस सर। तो आपने फिगर इसलिए ड्रॉ किया था लेबलिंग के साथ, ताकि आप मेरी बातों को साथ साथ समझ सको। ये भी हाइपोटेनियस है, तो ये दो साइड्स का स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, मेरे दिमाग में तो फिगर है, आपके दिमाग में फिगर ना हो, इसलिए वो फिगर आप अपने सामने रखिएगा। S2B and S1A that is considered distance between slit and screen। क्लियर? अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या आपको लग रहा है? देखो तो PB इज इक्वल्स टू x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। P से B तक का डिस्टेंस देखिए फिगर के अंदर, चलो दिखाता हूं मैं भी। P से लेकर B तक का डिस्टेंस, तो देखिए P से लेकर O तक का डिस्टेंस क्या था? x था। उस x में मैं छोटा सा डिस्टेंस ऐड कर दूं तो दैट बिकम्स डी बाई टू, तो x प्लस डी बाई टू। तो P से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x minus d by 2। x माइनस डी बाई टू। तो ये छोटी छोटी कहानियां आएगी। अब जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या मिलेगा आपको? डी स्क्वायर कैंसिल। हाँ, तो काफी लोग अगेन जो मैं कहता रहता हूँ ये सोचते रहते कि ये कहाँ से आया, पर ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आया, ऐसा सोच लो इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या आएगा। चलो इसका एक्सपेंशन करिए, डी स्क्वायर कैंसिल। जैसे ब्रैकेट ओपन किया इसके बीच में माइनस साइन आएगा, चलो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बनेगा ऐसा कुछ कुछ। अब जैसे इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा क्या होगा? एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, और ऐड हो जाएंगे। 2 कैंसिल, एक्स डी माइनस माइनस plus प्लस प्लस एक्स। एक्स डी और एक्स डी एड ऑन होके क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 2xd। टू एक्स डी। ओके, तो ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो वर्थ है, ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इन बातों को ही नहीं समझ पाते हैं, क्यों ऐसा डिस्टेंस लिया, ये कहाँ से आया, क्यों ऐसा लिया हुआ है, S2P माइनस S1P किया क्यों है। तो कि वो यहाँ पे बताया है द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस एट पॉइंट P डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P क्यों कहा है, उसका एक हल्का सा पॉइंट मैं आपको समझा दूं। अब देखिए यहाँ से S2P और S1P, तो एक्चुअल में मैंने जो प्रीवियस फिगर में ड्रॉ किया था ना ये वाला पोर्शन, तो ये जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है S2P माइनस S1P। और यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस माना जाता है ऑलमोस्ट सेम। वैसे S2P माइनस S1P कोई ज्यादा बड़ा डिस्टेंस था, इट्स अ वेरी निग्लिजिबल डिस्टेंस, पर फिर भी वो निग्लिजिबल भी हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। सो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो जो डिफरेंस बनता है उसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ओके, फटाक से वो दिमाग से निकल ना जाए, उसका ध्यान रखिएगा कि S2P माइनस S1P को यहाँ पे 2xd/2d कहा। अभी यार 2xd/2d कहाँ से आ गया? तो क्या देखो, एक स्टेप फिर से पीछे लेता हूँ आपको। ओके, ये S2P माइनस S1P मतलब वो x² माइनस y² जैसा था ना, उसमें से मुझे पाथ डिफरेंस लेना था S2P माइनस S1P का। वो जो मैंने पाथ डिफरेंस लिया तो ये S2P और S1P कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो हमने ऐसा कह दिया इट इज वेरी वेरी क्लोज, तो इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम, तो नीचे आ जाएगा 2d, 2 कैंसल, तो आपका पाथ डिफरेंस बन गया xd/d। अब यही हमारी मेन कंडीशंस बनेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बनेगा? बताइए ऋषि, क्या बनेगा ये? सर मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पता नहीं चला सर। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हमने आगे देखी थी। क्या थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन? n लैम्बडा और 2n पाई फेज डिफरेंस। हाँ, तो हमें तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस का ही लेना है, तो हम n लैम्बडा लेंगे। तो ये जो कंडीशंस आई थी पाथ डिफरेंस xd/d वाला, तो ये xd/d को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? n लैम्बडा के साथ। याद करिए n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से। अब उसके हिसाब से मैं x को सब्जेक्ट बना दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है n लैम्बडा d/d, और मैं अलग अलग डेटा लेता जाऊं तो देखो, जब मैं n ले लूं 0 तो x भी क्या हो गया? दैट इज सेंट्रल ब्राइट। अगर मैं ले लूं n1 तो x1 क्या बन गया? लैम्बडा d/d, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट। अगर मैं ले लूं n इक्वल टू 2 तो क्या बनेगा x2? 2 लैम्बडा d/d। अगर मैं n इक्वल टू ले लूं 3 तो x3 क्या बन जाएगा? 3 lambda d/d। अगर क्वेश्चन ऐसा है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेने का, हाँ या ना? तो क्या आएगा डिफरेंस? लैम्बडा d/d। आई बात समझ में? अगर मान लो सेम टू सेम मुझे अप्लाई करना हो, कंस्ट्रक्टिव हटाकर डिस्ट्रक्टिव करना हो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 2n 2n minus 2n minus 1 lambda lambda. n is लैम्बडा बाई equal टू, to 1 2 3 4। by 2. n इक्वल 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 आएगा ना? तो चलो देखिए x का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। चलो x इक्वल टू 0 ले लो, सॉरी n इक्वल टू 0 ले लो। 0 ले सकता कि नहीं ले सकता? नहीं सर, नहीं डिस्टर्ब नहीं सर। ले सकते। हाँ, मतलब यहाँ पे n 1 से इक्वल स्टार्ट। टू 1 ही लेना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 ले लिया तो सबसे पहला क्या मिलेगा? लैम्बडा d/2d। lambda d/2d। पक्का? चलो आप पे भरोसा करता हूँ मैं। n इक्वल टू 2 लिया तो क्या आएगा? 3 lambda 3 d/d. lambda d/d। 3 लैम्बडा d/2d। ओके, n इक्वल टू 3 लिया तो क्या आएगा? 5 लैम्बडा 5 d/d। lambda 5 lambda d/d. d/d। बताइए क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस? लैम्बडा d/d। Lambda d/d. lambda d/d। lambda d/d। जो डिस्टेंस कंस्ट्रक्टिव के बीच में बना था वही डिस्टेंस जो डिस्ट्रक्टिव के बीच में बना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए ये आ गया nth ब्राइट फ्रिंजेस का बेसिक फॉर्मूला। 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 करो, n इक्वल टू 1 2 3 ले लो, तो ये हो जाता है फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क एंड सो ऑन, दैट इज nth डार्क फ्रिंजेस। और उसके बाद यहाँ पे बताया है फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ बन जाएगा लैम्बडा d/d, एक xn और एक उसमें से n माइनस 1, मतलब अगर मैं ये थर्ड कहता हूँ तो 3 माइनस 1 दैट्स 2, तो x3 माइनस x2 दैट इज कंसिडर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ पे चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है।
फिर भी यहाँ पे ट्राई किया है कि विड्थ ब्राइट के लिए लो या डार्क के लिए लो। देखो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ फॉर द ब्राइट फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क क्या बना लैम्डा डी बाई डी। दोनों में यही आएगा ना, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। पर यहाँ पे एन और यहाँ एन माइनस वन, तो यहाँ पे 2n-1 और 2, ये n की जगह पे फिर से आप n-1 ले लो। अब फिर से आप इसका एक्सपेंशन करो तो कुछ भी करो पर आंसर क्या आएगा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और उसी पॉइंट को यहाँ पे कभी कभार बीटा भी कहा जा सकता है। एंड बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्यों? चाहे फोर्थ ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट का हो, चाहे फिफ्थ डार्क और फोर्थ डार्क का हो, कोई भी डार्क कोई भी ब्राइट के बीच का डिस्टेंस हो, हाँ कंसेक्यूटिव होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर कोई कहता है सेकंड डार्क और सेवेंथ डार्क के बीच का डिस्टेंस, दैट विल नॉट द बीटा, बट दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रिंज विड्थ। okay, so therefore all the fringes are of equal width. In the case of a light, lambda is extremely small, d should be much larger than the small d, so the fringe width beta may be appreciable and hence observable. okay, और measurement of wavelength, यहाँ से लैम्बडा को सब्जेक्ट बना दो तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, बीटा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अब उसी चीज को यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव है ना उसको नाम देंगे मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव है उसको नाम देंगे हम मिनिमा। आई सजेस्ट टू एवरीवन ये 10th क्वेश्चन आप लिखकर खुद समझने का ट्राई करेंगे, वो आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन 9 और 10 ओके वो, और ये तो सिर्फ डेफिनेशन जैसा ही है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस, तो पार्ट 1 से क्वेश्चन 9, 10 और 11, ये सभी क्वेश्चन आप 3 टाइम्स लिखेंगे, बहुत ही काम के क्वेश्चंस है। और पार्ट 2 से मैं देख लेता हूं अगर कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो। मोनोक्रोमेटिक लाइट C is equals to F lambda। ओके, पार्ट 2 से पहले 5 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। These all are one time। ओके, ये यहाँ पे 1 टाइम करना है, ये सभी क्वेश्चंस 3 टाइम्स करना है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो अभी आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। क्लियर एवरीवन?